गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई। आइए एक बार फिर से क्लास से जुड़ जाइए। ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है और जिसमें मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसके पहले मैं आपको टू बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब को ख़त्म कर दिया दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम अपने मॉडल वर्ब को अब उसके आगे के क्रम में पढ़ते हैं। आइए देखिए प्यारे बच्चों, चलिए भाई देखिए, कल तक अभी हम लोगों ने मे का प्रयोग पढ़ लिया। मे का प्रयोग पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे माइट का प्रयोग, यूज ऑफ माइट। माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किसके सेंस में करते हैं, है ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पहली बात तो इनमें हमको ये जानना है कि मे का पास्ट टेंस ही क्या होता है। मे का पास्ट टेंस ही क्या होता है। माइट कहलाता है ना भाई। मे का पास्ट टेंस माइट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, कैन का पास्ट टेंस क्या कहलाता है, कुड कहलाता है। मे का पास्ट टेंस माइट कहलाता है दोस्तों। आइए इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। आइए देखिए भाई, इसके अब कैसे कैसे माइट का प्रयोग जहाँ संभावना हो, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी मच डाउट। मैंने क्या बोला, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी और मच डाउट। अब ये क्या है भाई, लेस पॉसिबिलिटी जहाँ संभावना कम हो और डाउट ज़्यादा हो। समझ में आया दोस्तों। लेस पॉसिबिलिटी और मच डाउट मतलब कि किसी चीज़ की संभावना जो है बहुत कम हो होने की और डाउट ज़्यादा हो। अभी मैं जैसे बताऊं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में दूं, आज वर्षा हो सकती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, अभी नोट कुछ नहीं करना भाई। आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है। अब यहाँ ज़रा समझिए भाई, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ बताइए लेस पॉसिबिलिटी, जो संभावना है वो कम है कि नहीं। आज वर्षा हो सकती है यानी कि होगी नहीं, हो सकती है, हाँ हो सकती है। लेकिन डाउट भी मच है, यानी कि अधिक डाउट है कि नहीं। सेंस से लग रहा होगा, है ना भाई। तो आज वर्षा हो सकती है यानी कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी है, बहुत कम संभावना है वर्षा होने की। और डाउट अधिक है कि होगी या नहीं होगी। समझ में आया। तो ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि यूज नंबर फर्स्ट में आप लिखिए कि माइट के प्रयोग द्वारा, यूज नंबर फर्स्ट ऐसे लिखिए जी, माइट के प्रयोग द्वारा मच लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी एंड या और मच डाउट, मच डाउट का भाव प्रकट होता है।
प्रकट होता है ना भाई। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि लेस पॉसिबिलिटी मच डाउट, जिसकी पॉसिबिलिटी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डाउट हो, है ना दोस्तों। ज़रा इनको एग्जांपल समझ लीजिए। ये आपका एग्जांपल है, जैसे आज वर्षा हो सकती है। अब इसको ज़रा ट्रांसलेट करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, इट माइट, क्या हो जाएगा, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है ना भाई। वह चोर हो सकता है, वह चोर हो सकता है। ज़रा मैं लिखूँ, दूसरा एग्जांपल लिखिए भाई, वह चोर हो सकता है। अब बताइए ज़रा, वह चोर हो सकता है भाई। अब इसमें पॉसिबिलिटी देखिए और डाउट देखिए, पॉसिबिलिटी लेस है, डाउट मच है। वह चोर हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, नहीं भी हो सकता, संभावना है, कम है ना संभावना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और डाउट में भी है, वह चोर हो सकता है। गेस के ऊपर पूरा सेंस है। यदि इसको समझेंगे तो यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना दिखाई पड़ रही है, और डाउट भी अधिक है कि यार हो सकता है चोर हो या ना भी हो, तो दोनों सेंस। तो क्या हो जाएगा भाई, ही माइट बी अ thief, he might be a thief, he might be a thief। ठीक है भाई, ये चीज़ें ये मैं बताने वाला था दोस्तों कि माइट का प्रयोग वहाँ जहाँ लेस पॉसिबिलिटी हो, बहुत कम संभावना हो, और जहाँ संदेह अधिक हो, ठीक, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, माइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलिए आइए ज़रा हम यूज नंबर सेकंड देखते हैं इनका। यूज नंबर सेकंड, यूज नंबर सेकंड देखिए, यूज नंबर सेकंड ये कहता है प्यारे मित्रों कि माइट का प्रयोग जो है कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट के भी भाव में प्रयोग होता है। किसके भाव में, पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में, जहाँ विनम्र निवेदन के भाव हो वहाँ पर भी माइट का प्रयोग होने को होता है। ज़रा जैसे समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, क्या मैं आपका बैग देख सकता हूँ। मैं क्या बोला, जैसे देखिए आप, क्या मैं आपका बैग देख सकता हूँ। ये देखिए, तो मैंने क्या भाई बोला, मैंने ये बोला कि माइट के प्रयोग द्वारा कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट का भी भाव प्रकट होता है। ज़रा लिख लीजिएगा इसको, यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 में लिखिए भाई कि माइट के प्रयोग द्वारा माइट के प्रयोग द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट का भी भाव प्रकट होता है। ठीक,
ऐसी स्थिति में वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होता है। किसमें होता है? वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में होता है। अब यहाँ एक एक बात अच्छे से समझिएगा भाई कि मैंने कहा माइट के प्रयोग द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव होता है। किसका? पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र निवेदन का भाव प्रकट होता है। और ऐसी स्थिति में वाक्य जो रहेगा वो इंट्रोगेटिव होगा भाई, जैसे कि ये वाला है, जरा इनको समझिए। ये मैंने क्या कहा? क्या मैं आपका बैग देख सकता हूँ? तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा जरा इसको समझिए। माइट आई सी योर बैग, है कि नहीं? जरा बताइए। माइट सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्रिया देखना, सी किसका? योर आपका बैग। किसी का कोई डाउट भाई किसी में? तो फर्स्ट यूज में मैंने बताया दोस्तों कि ऐसे वाक्य या ऐसा सेंटेंस जिसमें लेस पॉसिबिलिटी और मच डाउट हो, यानी कि संभावना बहुत कम हो और संदेह अधिक हो, जैसे आज वर्षा हो सकती है ना। तो वहाँ दोस्तों संभावना कम है और डाउट अधिक है। ये था हमारा पहला यूज। सेकंड यूज में हमने बताया कि माइट का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के भी भाव में हम प्रकट करते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, क्या मैं आपका बैग देख सकता हूँ? ठीक। क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? ज़रा दूसरा देखिए, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? अब ज़रा यहाँ देखिए भाई, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? ज़रा बताइए। माइट आई टेक योर नोटबुक? बताइए, किसी कोई डाउट? प्यारे बच्चों, यहाँ एक बातें और निकल कर आती हैं। आप लोगों को जब हम कुड का प्रयोग किए बताए होंगे तो वहाँ पर भी हमने भी बताया कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में भी किया जा सकता है, किया जाता है ना। हमने ये भी बताया। तो आप यहीं पर समझ लीजिए, जहाँ मैंने माइट का यूज किया है वहाँ हम किसका यूज कर लेंगे? कुड का। तो जहाँ यहाँ थोड़ा सा एक नोट लिखने की ज़रूरत है आपको, ज़रा यहाँ समझिए। नोट ये लिखने की ज़रूरत है कि माइट की जगह पर हम कभी कभी कुड का, देखिए इस तरह से, पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में, ऐसे पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में कुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। भाव में कुड का भी प्रयोग किया जाता है। अब आई बात समझ में? अब कुड का प्रयोग आप ना देखे हो तो वो हमारे पिछले वाले वीडियो में है, वो देख लीजिएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में किसका प्रयोग किया जाता है? कुड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मैं यहाँ इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? ज़रा देखिए, माइट की जगह पर इस तरह, कुड आई टेक योर नोट बुक। बताइए भाई, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं? कि माइट की जगह पर कुड, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? यानी कि जब आप किसी से लेने की
अनुमति मांगेंगे या किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो आप पोलाइट रिक्वेस्ट के ही भाव में मांगेंगे, है ना दोस्तों, ना कि आप ऑर्डर के भाव में मांगेंगे, ना कि आप एडवाइस के भाव में मांगेंगे, है ना भाई। तो हम वहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट का ही हम यूज करते हैं। तभी कोई वस्तु यदि हम किसी से मांगते हैं तो जब हम विनम्र निवेदन करके नहीं मांगेंगे वो वस्तु हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी ना। तो वही मैंने बताया आपको कि जहाँ भी ये देखिए, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ, तो वहाँ मैंने कैन का यूज, कुड का यूज भी बता दिया और माइट का यूज भी मैंने बता दिया। आइए देखिए भाई, अब यूज नंबर 3 देखिए प्यारे दोस्तों। यूज नंबर 3, जो यूज आपने कुड में पढ़ा होगा, जो यूज आपने माइट तो पढ़ रहे हैं, कुड में पढ़ा होगा दोस्तों, कैन का कुड, वही यूज आपको मैं ये माइट में पढ़ाने चल रहा हूँ। लेकिन अभी देखिएगा क्या है, यूज नंबर 3 डालिए। अब यूज नंबर 3 क्या है भाई, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी लेकिन वह कार्य और घटना घटित ना हुआ हो। क्या मैं कह रहा हूँ भाई, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के लिए, जैसे कि भूतकाल में भाई में का पास्ट टेंस माइट है, यानी कि किस में चला गया, पास्ट टेंस में, यानी किस काल में, भूतकाल में चला गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना हो, घटना के होने की संभावना हो लेकिन वह घटना या कार्य घटित नहीं हो दोस्तों, यानी कि हमारा जो कार्य है वो निगेटिव वे में चला जाएगा, है ना, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। ठीक, आइए इनको लिखित ले लेते हैं। जब भूतकाल में, लिखिए भाई, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना, का भाव प्रकट हो, लेकिन वह कार्य और घटना, ठीक, लेकिन वह कार्य और घटना घटित ना हो सके। एक एक बात नोट करिएगा भाई, वह कार्य और घटना घटित ना हो सके, अर्थात निगेटिव का भाव, मैंने क्या कहा, निगेटिव सेंस का भाव प्रकट करता है। क्या करता है भाई, निगेटिव सेंस का भाव प्रकट करता है। तो किसका प्रयोग करेंगे, माइट हैव प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों। ये मैंने क्या कहा कि भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी लेकिन वह कार्य और घटना घटित नहीं हो सका, यानी कि जो हमारा कार्य था निगेटिव वे में चला गया और उसके स्थान पे ये देखिए माइट हैव B3 का प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई, ज़रा एग्जांपल्स इनको समझते हैं। ठीक, और ज़रा यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा,
नोट ये है दोस्तों कि इसके स्थान पर किसके माइट हैव, इसके स्थान पर कुड हैव प्लस B3 का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपको कुड में देखिए बताया है, यही सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी लेकिन वह कार्य घटना घटित नहीं हुआ, अर्थात हमारा वाक्य जो है वो नेगेटिव वे में चला गया, तो हम कुड हैव B3 का प्रयोग करते थे। यहाँ पर हम माइट हैव B3 का प्रयोग करते हैं, है ना दोस्तों। आइए ज़रा देखिए एग्जाम्पल से इनको समझिए भाई। यदि आप एग्जाम्पल देखिए, यदि आप जागरूक होते तो इस घटना को टाल सकते थे। देखिए भाई, अब यहाँ ज़रा समझिए, यदि आप जागरूक होते, ये सब बातें देखो दोस्तों, ये जो हम कैन का यूज में जब कराए थे या कुड के यूज में और माइट के यूज में, ये सारे यूज जो हम माइट हैव B3 का करवा रहे हैं यहाँ, आगे हम इन्हीं का यूज कंडीशनल सेंटेंस में करेंगे। सेम यही पैटर्न है दोस्तों, लेकिन वो अलग से एक चैप्टर बना हुआ है। अब यहाँ इनका जब हम माइट का यूज पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ हम क्यों ना यहाँ पर भी इनको समझते चलें, है ना। क्योंकि बाद में आप ये भी कह सकते थे कि सर आप जब माइट का जो है मॉडल वर्ब पढ़ा रहे हैं तब वहाँ पर ये चीज़ बताया क्यों नहीं आपने, है ना भाई। तो इसलिए दोस्तों मैंने इनको यूज करना यहाँ बताया कि माइट हैव B3 का यूज यहाँ होता है। आगे देखते रहिए, तो इसको ज़रा समझिए भाई क्या कह रहा हूँ। यदि आप जागरूक होते, इफ़ हो गया, आपके लिए यू हो जाएगा, इफ़ यू। अब जागरूक के लिए क्या होगा भाई, अवेयर, लेकिन उसके पहले हमको मॉडल वर्ब चाहिए, हैड बीन अवेयर, है ना भाई। इफ़ यू हैड बीन अवेयर, ये हमारा एक क्लाज हो गया। जिस क्लाज में कंडीशन हो, शर्त हो, जैसे यदि आप जागरूक होते तो आप ऐसा कर सकते थे, यदि आप ऐसा होते तो ऐसा हो। तो जहाँ पर हमको कंडीशनल सेंटेंस दिखेगा, यही तो मैं बताया ना, कंडीशनल वाले वाक्य, ये हमारा क्लॉज ऑफ कंडीशन है, ये हमारा क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। कैसे समझेंगे, ये कंडीशन है कि यदि आप जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक इस घटना को टाल नहीं सकेंगे। तो पहली बात हमारी कंडीशन है कि जागरूक होना, तब उस घटना को टालना। तो जो कंडीशन हमारा, ये देखिए, और ऐसे भी समझ लीजिए जहाँ पर इफ़, वेदर या कुछ भी आए तो वो हमेशा क्लॉज ऑफ कंडीशन ही होता है ना दोस्तों, क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है। तो मैंने कहा इफ़ यू हैड बीन अवेयर, तो आप क्या कर सकते हैं, यू माइट हैव। अब क्रिया चाहिए भाई, क्रिया की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, अवर्टेड दिस एक्सीडेंट। ये किसी को कोई डाउट, अवर्टेड मिस होता है दोस्तों, अवर्ट मिस टालना, उसका मैंने थर्ड फॉर्म बना दिया अवर्टेड। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ किसी को कोई डाउट है, यहाँ बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाई, यहाँ निश्चिंत रहिए। मैं आपको आगे कंडीशनल सेंटेंस लिखाऊंगा तो आपको वहाँ फिर इन सब चीज़ों से मुलाकात कराऊंगा, आप यहाँ इनको नोट करते चलिए। चलिए भाई आइए देखते। चलिए आइए ज़रा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि आप बता दिए होते, देखिए एग्जांपल दूसरा, यदि आप बता दिए होते
बता दिए होते तो मैं यहाँ नहीं आता। तो मैं यहाँ नहीं आया होता। तो मैं यहाँ नहीं आया होता। अब ज़रा यहाँ समझिए प्यारे मित्रों कि यदि आप बता दिए होते, क्लॉज ऑफ कंडीशन, यदि आप ऐसा कर दिए होते तो मैं ऐसा नहीं करता। तो यदि पहले कंडीशन है कि यदि आप ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, है ना। कठिन परिश्रम, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तो पहली कंडीशन है कठिन परिश्रम करने की, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है, आप सफल होंगे, है ना भाई। तो इसीलिए जो कंडीशन है क्लॉज ऑफ कंडीशन है और ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट है दोस्तों। तो क्लॉज ऑफ कंडीशन हमेशा इफ़ या वेदर यानी जितने भी हमारे कंडीशनल वाक्य हैं उनसे शुरू होंगे, है ना भाई। अब ज़रा इनको करते हैं, क्या हो जाएगा। इफ़ यू टेल मी, क्या हो जाएगा भाई। इफ़ यू हैड, इफ़ यू हैड टोल्ड मी, इफ़ यू हैड टोल्ड मी, यदि आप मुझे बता दिए होते, तो क्या हो जाएगा। आई माइट हैव, माइट हैव आगे क्रिया ढूंढिए भाई, उसके बाद नहीं आया होता, नॉट कम हियर। ये एक बात यहाँ ज़रा गौर करने वाली बात है कि ऐसे क्लॉजों में हमेशा हैड बी थ्री और माइट हैव बी थ्री। ये आगे मैं सारी बातें समझाऊंगा, ये सब आप लिखते चलिएगा बस, है ना दोस्तों। आइए चलिए भाई, तो ये था हमारा माइट का यूज। माइट का यूज मैंने 3 तरीके से पढ़ा। पहले मैंने आपको माइट का यूज पहला ये बताया दोस्तों कि माइट हमारा मेकअप क्या है, पास्ट टेंस है दोस्तों। अब माइट से ही हमको क्या होती है, लेस पॉसिबिलिटी और मच डाउट। मैंने पहला यूज़ तो ये बताया कि लेस पॉसिबिलिटी और मच डाउट, जैसे कि आप इसको समझ लीजिएगा इस तरह से, एक ब्रीफ में मैंने क्या बताया। देखिए भाई, मैंने ये बताया माइट के यूज में, पहले यूज में मैंने बताया दोस्तों लेस पॉसिबिलिटी और मच डाउट, ये मैंने बताया। दूसरा यूज इसका मैंने बताया दोस्तों जहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करते हैं। किसका, पोलाइट रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी, जहाँ हो पॉसिबिलिटी क्या हो दोस्तों, जहाँ पर संभावना का भाव प्रकट हो, संभावना का भाव प्रकट हो, है ना। ये तो यही हो जाएगा। और जो दूसरा मैंने बताया था आपको पोलाइट रिक्वेस्ट, ये के भाव में। तीसरा यूज मैंने बताया आपको दोस्तों कि जब हमारा कार्य अथवा घटना घटित ना हो सके, यानी किसी वाक्य में कार्य अथवा घटना होने का भाव प्रकट हो लेकिन कार्य और घटना घटित ना हो सके, यानी कि ये निगेटिव वे में जाएगा, तो हम किसका यूज करते हैं, माइट हैव बी थ्री का, माइट हैव बी थ्री का। ये 3 यूज हमने माइट में पढ़े हैं, है ना भाई। आइए ज़रा हम नेक्स्ट यूज चलते हैं, नेक्स्ट मॉडल वर्ब चलते हैं, बिल शैल पर। किसके पर, बिल शैल पर। तो यूज ऑफ बिल एंड शैल। चलिए भाई आइए देखते हैं यूज ऑफ बिल ऑब्लिक शैल। ये अब ये देखिए क्या है भाई, बिल शैल।
विल शैल का प्रयोग ऐसे समझ लीजिए, तो आगे बताते हैं। विल शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे के अर्थ में या के भाव में किया जाता है। किया जाता है। जरा देखिए भाई, अब यहाँ समझ लीजिएगा कि विल शैल का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं? फ्यूचर टेंस में करते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। किस टेंस में? ये तो आप सभी जानते हैं। विल शैल का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? फ्यूचर टेंस में किया जाता है दोस्तों। तब और पहली बात जो बहुत बेसिक बातें हैं, जानने योग्य हैं कि विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है और शैल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ज़रा देखिए, विल और शैल, विल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा भाई? मैंने आपको पर्सन बताए थे 3। पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और बी। सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन दुनिया की सारी चीज़ें, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे जो भी हो, इन तीनों को छोड़ करके किसको? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आई और बी, सेकंड में यू, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें थर्ड में। तो समझ में आया दोस्तों? तो जो विल है ये किसके साथ आएगा? यू के साथ आएगा। जो शैल है आई वी के साथ आता है। ठीक है भाई, ये चीज़ें आप जानते रहिए। तो मैं इन्हीं को लिखाने चल रहा हूँ कि आई वी के साथ सामान्यतः आई बी के साथ शैल का प्रयोग और यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है ना। आई बी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। ठीक है भाई, सिर्फ यू नहीं, यू प्लस थर्ड पर्सन यानी कुछ भी हो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आइए जरा हम इनको समझते हैं, कैसे इनको लिखते हैं। तो डैश करके लिखिए भाई। सामान्यतः फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी सामान्यतः फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग किया जाता है ना भाई। शैल का प्रयोग किया जाता है तथा शेष अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया भाई? वही मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ किसका? शैल का प्रयोग, बाकी दुनिया की सारी चीज़ों के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, अब ज़रा हम इनको यूज लेते हैं। विल और शैल का यूज कहाँ किया जाता है? ठीक है भाई, आइए यूज नंबर फर्स्ट देखिए। ये तो अभी आप तो जान ही रहे हैं, यहाँ मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं। जब हम फ्यूचर टेंस में पहुँचेंगे तो ये सारी चीज़ें तो फिर आएंगी ना हमारे पास, है ना भाई। तो विल शैल तो टेंशन नहीं लेने का, ये सारी चीज़ें फिर से भी रिपीट होंगी। तो यहाँ आप लोग नोट करते चलिए। जब भविष्य काल में किसी कार्य अथवा घटना किसी
कार्य अथवा घटना के प्लान, यानी कि प्लान अथवा अरेंजमेंट, प्लान अथवा अरेंजमेंट प्लान अथवा अरेंजमेंट का प्रयोग होता है तो बिल ऑब्लिक शैल का प्रयोग किया जाता है। बिल ऑब्लिक शैल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भविष्य काल में किसी कार्य अथवा घटना के प्लान, यानी कि मैं भविष्य में, यानी कि मैं ऐसा करूँगा, मैं इंटर पास हो जाऊँगा तो ऐसा करूँगा, या फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा तब ऐसा करूँगा, यानी कि जब कोई प्लान हो आपका, जब कोई अरेंजमेंट हो, जैसे मैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए इलाहाबाद जाऊँगा, जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिएगा भाई, मैंने एग्जांपल दिया, देखिए मैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए इलाहाबाद आऊँगा। ठीक है भाई, इलाहाबाद आऊँगा, समझ में आया? यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि उनका प्लान है, एक अरेंजमेंट भी है कि मैं ऐसा यहाँ से करूँगा, प्लान अथवा अरेंजमेंट कुछ भी होगा कि मैं इसको ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, इसको मैं ऐसा करूँगा तो ऐसे ऐसे करते यहाँ तक हो जाएगा। तो मैं वही बताया कि मैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए इलाहाबाद आऊँगा, अभी मैं आया नहीं हूँ, मेरा इन फ्यूचर का प्लान है दोस्तों, है ना। तो वही कह रहा है ये, जब इन फ्यूचर का प्लान है तो मैं आऊँगा, है ना। तो ये फ्यूचर का प्लान है तो दोस्तों, तो इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग होगा, विल या शैल का। आइए देखते हैं, इसको ज़रा ट्रांसलेट करते हैं भाई, क्या हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, क्या यूज होगा, शैल यूज होगा। आई शैल कम टू इलाहाबाद अब किसके लिए आना है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर भाई? चलिए ज़रा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सभी छात्र, देखिए सभी छात्र उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, सभी छात्र उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, करते ही हैं दोस्तों। यानी कि जब एग्ज़ाम दे दिए तब वो सोचेंगे कि ऐसे अच्छा हो जाए कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, तो यानी कि अपने भविष्य के अच्छा होने के लिए वो भाई ज़रूर मंदिर मस्जिद अपना जो भी है जा कर के पूजा पाठ करते हैं, कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना दोस्तों। तो ये सारे सेंस। अब ज़रा एक बात यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ आया है सभी छात्र, मैं क्या लिखूँगा, ऑल स्टूडेंट। मैंने क्या लिखा भाई, ऑल स्टूडेंट
ठीक। अब यहाँ बताइए मैं बिल लगाऊं या सेल लगाऊं, क्या होगा? बिल होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि मैंने सेल का यूज़ किसके साथ बताया? आई और बी, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग। यहाँ थर्ड पर्सन है, यानी कि आई बी को छोड़ करके दुनिया की जितनी भी सारी बातें होंगी उनके साथ हमेशा बिल का प्रयोग होगा। ठीक है भाई। ऑल स्टूडेंट्स बिल। अब क्या हो जाएगा? क्या करेंगे भाई? प्रार्थना करेंगे ना। क्या करेंगे? एस्पायर फॉर, एस्पायर फॉर कामना करेंगे किसके लिए भाई? उज्जवल भविष्य की। फॉर दियर ब्राइट फ्यूचर, फॉर दियर ब्राइट फ्यूचर, अपने उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई किसी वाक्य में संदेह है ना भाई? वह आपका, जैसे मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह आपका इंतज़ार, वह आपका इंतज़ार सुबह 6 बजे, इंतज़ार स्टेशन पर सुबह 6 बजे करेगा। अभी देखिए यहाँ भी कोई प्लान और अरेंजमेंट है कि नहीं दोस्तों? कि अभी 6 बजे नहीं है, जब 6 बजेगा तब वो जो है आपका इंतज़ार करेगा, है ना भाई? तो ये भी एक प्लान है, अरेंजमेंट है ना? तो जब प्लान है, अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? बिल या सेल का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? ही है, थर्ड पर्सन है, बिल हो जाएगा। ही विल वेट फॉर, कहाँ पर इंतज़ार करेगा? कहाँ पर करेगा भाई? स्टेशन पर। किसका? आपका, यानी कि वेट फॉर यू एट स्टेशन, वेट फॉर यू एट स्टेशन एट 6 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock, है ना भाई? अरे मॉर्निंग भी है ना भाई, क्लॉक द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग है भाई, ने मॉर्निंग भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ये जो मैंने बताया आपको, यूज फर्स्ट की किसी प्लान अथवा अरेंजमेंट की बात हो, तो जहाँ हम कोई प्लान करते हो इन फ्यूचर में, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? बिल और सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी तो फ्यूचर टेंस में हमारा बिल सेल तो प्रयोग होता ही है दोस्तों। तो ये हमारा जो प्लान और अरेंजमेंट किसी चीज़ की होती है, तब वहाँ पर हम इनका भी प्रयोग करते हैं। आइए भाई ज़रा हम नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं इनको। यूज नंबर सेकंड, यूज नंबर सेकंड, आइए देखिए भाई क्या कह रहा है। चलिए, यूज सेकंड, यूज सेकंड क्या कह रहा है भाई? जब फ्यूचर टेंस में किसी नियर घटना का, यानी कि आप हमारी बात समझ रहे हैं, जैसे जब फ्यूचर टेंस में किसी नज़दीक घटना का भाव प्रकट हो। नज़दीक घटना का मतलब जैसे मैं कह दूँ, अब मैं आपको नया पाठ पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं आपको नया पाठ पढ़ाऊँगा। अब यहाँ ज़रा एक बात बताइए, समझिए ज़रा
कि मैंने क्या कहा, जब फ्यूचर टेंस में किसी नज़दीक घटना का भाव प्रकट हो। तो यानी अब मैं आपको नया पार्ट पढ़ाऊँगा, यानी कि मैं जस्ट अब पढ़ाने चल रहा हूँ, है ना भाई। कोई जो पिछला चैप्टर था वो ख़त्म हो गया, तो मैं कहा बच्चों से कि मैं अब आपको नया लेसन पढ़ाने चल रहा हूँ। तो वही मैंने कहा कि मैं आपको अब नया पार्ट पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, ये एक नज़दीक फ्यूचर का बात कर रहा है ना, जो आपके समीप है। यानी कि मैं अब नया पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि अब तुरंत ही पढ़ाऊँगा। ये एकदम नज़दीक का फ्यूचर है ना दोस्तों। निकल आया कि नहीं सेंस, समझ में आया। तो ये नज़दीक का बात है, तो वही मैं इसका यूज़ बताने चल रहा हूँ। जब फ्यूचर टेंस में, देखिए भाई, जब फ्यूचर टेंस में किसी कार्य अथवा घटना के घटना के नियर फ्यूचर, घटना के द्वारा नियर फ्यूचर का भाव प्रकट होता है, फ्यूचर का भाव प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे मेरी बात, समझ गए कि नहीं दोस्तों, बताइए। मैंने क्या कहा भाई, जब फ्यूचर टेंस में किसी कार्य अथवा घटना के द्वारा नियर फ्यूचर का भाव प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है भाई, इज, एम, आर, वाज, वेयर। भाई बताइए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक, तो वहाँ यूज होगा। आइए ज़रा देखिए, इनके अंतर्गत एक नोट लिखिएगा। देखिए नोट ये है दोस्तों, इज, एम, आर, वाज, वेयर कहाँ यूज होगा। जैसे कि हमारा यहाँ अदर सेंटेंस है, उसके बाद आया इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव। ये मैंने क्या लिखा है भाई, इज, एम, आर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा भी नियर फ्यूचर का भाव प्रकट होता है। अब हमारी बात को आप समझ गए होंगे, है ना भाई, हमारी बात को आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या बातें बताई। मैंने पहली बात ये बताई कि आप जब कोई नियर फ्यूचर, जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं नया पाठ पढ़ाऊँगा, तो जब मैंने बताया कि अब मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, पढ़ाऊँगा, तो आपको एकदम जस्ट वो नज़दीक का भाव प्रकट कर रहा है ना दोस्तों। और यदि हमको कहीं इस तरह दिख जाए इज, एम, आर, उसके बाद गोइंग प्लस इन्फिनेटिव, तो वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, नियर फ्यूचर का ही भाव प्रकट होता है दोस्तों। कोई दिक्कत। आइए ज़रा एग्जाम्पल समझते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं भाई।
अब मैं नया पाठ पढ़ाऊँगा। देखिए, अब मैं नया पाठ पढ़ाऊँगा। अथवा ये देखिए, और अब मैं नया पाठ पढ़ाने चल रहा हूँ। चल रहा हूँ। देखिए भाई, ज़रा इनको समझिए, बातें समझ में आई? तो इनको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं और इस पर भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दोनों बना के बताता हूँ। क्या हो जाएगा? नाउ, जैसे लिखिए नाउ, अब हो गया नाउ आई टीच, नाउ आई टीच क्या? अ न्यू लेसन, अ न्यू लेसन। नाउ आई टीच अ न्यू लेसन। देखिए, सब्जेक्ट आई के साथ प्लूरल क्रिया लगी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है ना? हुआ है कि नहीं दोस्तों? अब ज़रा मैं इस पर बनाऊं, तो नाउ आई सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर यानी एम हो जाएगा, एम। अब क्या हो जाएगा? पढ़ाने चल रहा हूँ, टीचिंग, नाउ आई एम टीचिंग, है ना भाई? टीचिंग, ठीक। पढ़ाने चल रहा हूँ, चलने के लिए गोइंग हो जाएगा भाई, क्या? उसके बाद इन्फिनेटिव टू टीच, गोइंग टू टीच न्यू लेसन, न्यू लेसन। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, मैंने दोनों तरीके से बनाया आपको, कि पहला तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस, दूसरा मैंने जो नोट में लिखाया कि इज एम आर जो है उसके बाद गोइंग प्लस इन्फिनेटिव का भी प्रयोग होता है, तब जो है हम नियर फ्यूचर का भाव प्रकट होता है कि मैं अब ऐसा करने चल रहा हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, है ना? तो आप जो नियर फ्यूचर में कुछ करते हैं, तो ये दोनों सेंटेंस का आप हमेशा करेक्ट कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यही कन्फ्यूजन देता है एग्जाम में। जब आपको नियर फ्यूचर की बात बताएगा, नोट करिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आपको कभी भी नियर फ्यूचर की बात कराएगा, तो जब आपको सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट में या कॉमन एरर में देगा, तो प्यारे दोस्तों वो विल और शैल का प्रयोग करने के लिए कहेगा, क्योंकि आप तुरंत पकड़ोगे कि यार ये तो नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य में ऐसा करने वाला है, उसके साथ मैं क्या करूँगा? विल और शैल का प्रयोग करूँगा। तो प्यारे दोस्तों वो कतई गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपका नियर फ्यूचर का बात होगा, तो नियर फ्यूचर के बात के लिए हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, या तो फिर इज एम आर के साथ गोइंग प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ये दो बातें याद रखिएगा। अंडरस्टैंड? चलिए आइए भाई, दूसरा एग्जाम्पल। अब प्रधानमंत्री, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, अब प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे, अब देखिए, अब लग गया ना भाई, करेंगे। अब यानी कि अब करने चल रहे हैं, इसके पहले मान लीजिए कुछ और कोई और कर रहा है, अब वो करने चल रहे हैं, तो यानी कि कुछ नियर फ्यूचर में ही होने वाला है, तो इसका सेंटेंस उसी तरीके से बनाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? नाउ प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे दोस्तों? इज गोइंग टू
एड्रेस मिस होता है प्यारे दोस्तों, संबोधित करना। एड्रेस अमेरिकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। आई बात समझ में, है ना दोस्तों? ठीक, चलिए भाई, तो ये यूज हमारा सेकंड था, और इसके भी एक दो यूज अभी और हैं दोस्तों। तो ये हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। प्यारे दोस्तों, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों उनके पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस इंग्लिश के सेशन को पढ़ सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।